प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडी आई इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। प्रिय साथियों, आज 5 सितंबर है तथा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी माता पिता और गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी प्रिय साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमेशा गुरुजनों तथा इस धरती पर विद्यमान हर किसी का नैतिक रूप से सम्मान कीजिए। प्रश्न पर आए साथियों, उससे पहले यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? ए भारत, बी रूस, सी जापान, डी चीन। साथियों, इसका सही जवाब है डी चीन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। चीन के अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी के अनुसार भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। कुछ महीने पहले चीन ने मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर की ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। आज का दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को किस वैश्विक संस्थान में शामिल किया गया है? ए न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी, बी आईएमएफ, सी एडीबी, डी वर्ल्ड बैंक। साथियों, इसका सही जवाब है ए न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले विस्तार में सदस्यों के रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण चर्चा में है। ब्रिक्स के नाम से मशहूर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने 2015 में इस बैंक की शुरुआत की। ध्यान रखना 2015 में, और संभावित नए सदस्यों के साथ औपचारिक बातचीत शुरू की। एनडीबी के पास $100 मिलियन की अधिकृत पूंजी है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका में केंद्रीय बैंकों द्वारा शुरू की गई सीमा पार CBDC परियोजना का नेतृत्व कौन सा संस्थान कर रहा है? VIS, IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक। साथियों, इसका सही जवाब है ए BIS। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंक विभिन्न केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करके सीमा पार भुगतान परीक्षण कर रहे हैं, जिसके कारण यह अभी चर्चा में है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब इस योजना का नेतृत्व कर रहा है। ध्यान रखना, VIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब इस योजना का नेतृत्व कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति के प्रमुख कौन हैं? हाल ही में पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन है? ए नीरज शेखर, बी अशोक टंडन, सी आलोक अग्रवाल, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, उसका सही जवाब है बी अशोक टंडन। हाल ही में पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए सरकार ने 12 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस समिति के अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक टंडन जी हैं। यह समिति पत्रकार कल्याण योजना के तहत मृत्यु के साथ साथ अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान की राशि के संशोधन की आवश्यकताओं की जांच करेगी। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया? अर्थात 50 मीटर एयर पिस्टल में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता टोक्यो पैरालंपिक में? ए मनीष नरवाल, बी सिंहराज अदाना, सी प्रवीण कुमार, डी मरियप्पन थंगा बेलू। साथियों, इसका सही जवाब है ए मनीष नरवाल। 4 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पैरा एथलीट मनीष नरवाल ने पुरुषों की P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। मौजूदा टोक्यो पैरालंपिक खेलों में यह भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। ध्यान रखना, अब तक 2 प्राप्त हो चुके हैं। दूसरी ओर एक अन्य भारतीय निशानेबाज सिंहराज अदाना ने भी इसी स्पर्धा में रजत पदक सिल्वर जीता। दोनों निशानेबाजों की इस जीत के साथ ही पैरालंपिक खेलों में भारत की पदक संख्या कितनी हो गई? 15 पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, छठे ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम
2021 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, अर्थात किस स्थान पर, किस देश में? ए व्लादिवोस्तोक रूस, बी दिल्ली भारत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए व्लादिवोस्तोक रूस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छठे सुदूर पूर्वी आर्थिक मंच फार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 को वर्चुअली संबोधित किया। वर्चुअली मतलब ऑनलाइन वीडियो से, जाना नहीं पड़ा वहाँ, जिसके कारण चर्चा में है। इस सम्मेलन का आयोजन रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में किया गया। यह प्रतिवर्ष रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना, प्रतिवर्ष किया जाता है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस फोरम की स्थापना का उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्व आर्थिक विकास का समर्थन करने तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क जिसे कहते हैं संक्षेप में, का मुख्यालय कहाँ है? ए काठमांडू, बी नई दिल्ली, सी ढाका, डी गंधार। साथ में इसका सही जवाब है ए काठमांडू। अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया है और अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के हाथों में है, जिसके कारण ये चर्चा में है कि सार्क में अफगानिस्तान की सदस्यता पर सवाल खड़ा हो गया है। अभी ये हो गया कि चले गए तो अफगानिस्तान की सदस्यता पर सवाल खड़ा हो गया, उन्हें रखा जाए या नहीं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में। स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। इस संगठन का उद्देश्य एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। सार्क के 7 सदस्य हैं, इस समय तो 8 हैं, लेकिन 7 सदस्य कौन कौन हैं? पहले 7 से बाद में अफगानिस्तान को 2005 में शामिल किया गया। 2005 में नहीं, आगे बताएंगे। तो हाँ, 2005 में शामिल किया गया, तो 8 हो गए हैं। सार्क के इसमें 8 सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। 2005 में हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान को भी सार्क का नया सदस्य बनाया गया था। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पॉम ऑयल वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है। नंबर 2, भारत पॉम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथ में इसका सही जवाब है बी 1 और 2 दोनों, अर्थात ए भी सही है। सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है और भारत सबसे बड़ा आयातक है। हाल में दक्षिण पूर्व एशिया में ताड़, जिसे पॉम कहते हैं, कि तेल के बागानों के कारण वर्षा, वनों और स्थानीय जैव विविधता को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण यह चर्चा में है। पॉम ऑयल वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक खपत किया जाने वाला वनस्पति तेल है। यह डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के उत्पादन में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। भारत पॉम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सांभर झील किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है, कहीं पूछा जा सकता है, तो न्यूज़ में निश्चित रूप पूछा जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी उड़ीसा, डी केरल। साथियों इसका सही जवाब है ए राजस्थान। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान के सांभर साल्ट झील लगातार सिकुड़ रही है, जिसके कारण यह चर्चा में। सांभर झील जयपुर से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। यह भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। इसे 1990 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी रामसर साइट घोषित किया गया था। सांभर झील समोद, खाड़ी, मया, मन्या, कंडेला, मेधा और रूपनगढ़ नामक 6 नदियों से पानी प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कौन से डिमेंशिया के कारण है? डिमेंशिया रोग का कारण कौन सा है? पहला HIV संक्रमण, बी सिर पर चोट, 3 कोई स्ट्रोक, 4 दिमागी ट्यूमर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 4, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3 4। साथ में इसका सही जवाब है डी 1 2 3 4। अक्सर मैं इस
प्रतियोगिता के प्रश्नों में बोलता हूँ, जब छोटे छोटे कई ऑप्शन दिए होते ज़्यादातर सभी ऑप्शन सही होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं। WHO ने हाल ही में ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन द पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू डिमेंशिया जारी की, जिसके कारण यह चर्चा में है। इसमें पाया गया कि केवल 1/4 देश में डिमेंशिया से पीड़ित लोग और उनके परिवार को समर्थन देने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति या रणनीति या योजना है। डिमेंशिया बीमारी तब होती है जब मस्तिष्क अल्जाइमर रोग या बार बार स्ट्रोक पड़ने से क्षतिग्रस्त हो जाता है। डिमेंशिया सिर में चोट, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, HIV संक्रमण के कारण भी हो सकता है। अगला प्रश्न है आज का, श्वेत इक्विटी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक गैर मौद्रिक योगदान है जो किसी कंपनी के व्यक्ति या संस्थापक द्वारा कंपनी को दिया जाता है। नंबर 2, स्टार्टअप व्यवसाय के मालिक अपनी कंपनियों को फंड प्रदान करने के लिए श्वेत इक्विटी का उपयोग करते हैं। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने रेगुलेशन 2021 यानी शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्वेत इक्विटी विनिमय 2021 को लागू किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह एक गैर मौद्रिक योगदान है, ध्यान रखना, गैर मौद्रिक योगदान है जो किसी कंपनी के व्यक्ति या संस्थापक द्वारा कंपनी को दिया जाता है। कैश स्ट्रैप्ड स्टार्टअप और व्यवसाय के मालिक आमतौर पर अपनी कंपनियों को फंड प्रदान करने के लिए श्वेत इक्विटी का उपयोग करते हैं। इसे बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्यवर्धन की जानकारी प्रदान करने या इससे संबंधित अधिकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जारी किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान देना, आ सकता है IAS या PCS किसी भी एग्जाम में। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस को राज्य की पक्षी के रूप में अपनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसका सही जवाब है ए, लद्दाख। आज का प्रश्न है, हाल ही में असम में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है? ए, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डी, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान। इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आप सभी का दिन शुभ हो।